सोचो, एक ऐसा प्रोफेशनल हिटमैन जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्टर कांपने लगते हैं, वह अपनी जिंदगी का आखिरी मिशन पूरा करता है और फैसला करता है कि अब वह खून खराबे की दुनिया छोड़कर अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ एक शांत जिंदगी जिएगा। लेकिन उसी रात उसकी खुशियों पर मौत का साया मंडराने लगता है। कुछ शैतानी मास्क पहने लोग उसके घर में घुस आते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और मासूम बेटी को बेरहमी से मार देते हैं। फिर उसके सिर में भी गोली मार दी जाती है। सबको लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन 12 साल बाद वही हिटमैन मौत को हराकर वापस लौटता है। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वह बदले की आग में जलता हुआ मौत का दूसरा नाम बन चुका है। उसका सिर्फ एक मकसद है, जिसने मेरी फैमिली को मुझसे छीना है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी शायद आज भी जिंदा है और जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। अब सवाल ये है, क्या वह अपनी बेटी को बचा पाएगा या बदले की आग में सब कुछ खो देगा? कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक और प्रोफेशनल हिटमैन सकाता को दिखाते हुए, जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के लोग थर थर कांप उठते हैं। लेकिन सकाता जिस शहर में रहता है उस शहर में सदियों से एक बात चली आ रही है, ये कि 50 साल बाद ओनी राक्षस किसी एक इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेता है और शहर में भयानक कत्लेआम मचाता है। खैर, उसी शहर में हमें एक याकुजा बॉस का ठिकाना दिखाया जाता है, जिसे अभी अभी अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में एक बुरी खबर मिली है। खबर ये थी कि उस पार्टनर ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी और गैंग की सर्विस लेना शुरू कर दिया है। अब जो याकुजा बॉस था ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए उसी आदमी को बुलाता है जिसने ये खबर दी थी। फिर क्या याकुजा बॉस उसके चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर एक अनजान शख्स एक एक करके याकुजा बॉस के सारे बॉडीगार्ड्स को ढेर करना शुरू कर देता है। तभी अचानक खिड़की के ऊपर से याकुजा बॉस के चाय में खून की एक बूंद टपकती है और बॉस के खास बॉडीगार्ड को खतरे का एहसास हो जाता है और बॉस को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और पता है वो अनजान शख्स कौन है? हमारा हीरो सकाता, जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर कांपते हैं, जिसने याकुजा बॉस को मारने की सुपारी ली है और वो जिसकी सुपारी लेता है उसका बचना नामुमकिन होता है। खैर, सभी गुंडों का सफाया करने के बाद अब सकाता का सामना बॉस के उस खास बॉडीगार्ड से होता है जो कद काठी में बहुत भारी है और लड़ना भी जानता है। लेकिन सकाता को हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी और आखिरकार सकाता अपनी खूंखार तलवार से उस बॉडीगार्ड का हाथ काट देता है और सीधे बॉस के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहीं बॉस, जो पहले बहुत खूंखार और बेरहम दिख रहा था, सकाता को सामने देखकर उसकी पूरी हेकड़ी निकल जाती है। वो अंदर से बुरी तरह डर जाता है और अपने सामने खुद से भी ज्यादा बेरहम और खूंखार इंसान को देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। सकाता बिना देरी किए अपनी धारदार तलवार से एक ही झटके में उस याकुजा बॉस का काम स्वाहा कर देता है। इसके बाद एंट्री होती है फुजीता की, जो सकाता का पक्का दोस्त है, जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जो उसे ये सब मिशन का काम ला कर देता है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि ये सकाता का आखिरी काम था, क्योंकि अब वो इस काले धंधे से थक चुका है और रिटायर होना चाहता है, क्योंकि उसका अपना एक छोटा सा परिवार है और वो अब अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहता है। इसके बाद सकाता अपने घर पहुंचता है, जहाँ हम उसकी प्यारी सी छोटी बेटी रियो को देखते हैं। साथ ही हम उसकी पत्नी आउई से भी मिलते हैं, जो उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर लगता है कि सकाता की जिंदगी में सब कुछ ठीक और बहुत सुकून भरा है और सकाता भी हमेशा से इसी तरह की जिंदगी के सपने देखता था और अब वो उस खून खराबे और बेरहमी की दुनिया से कोसों दूर हो चुका है। सकाता ये बात आउई को भी बताता है, जिस पर वो उससे कहती है कि ये सुनकर अच्छा लगा, फटाफट तुम नहा लो, मैं डिनर लगाती हूँ। इसके बाद सकाता नहाकर आ जाता है और कपड़े बदल ही रहा होता है कि तभी उसे रियो की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर आता है तो उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि कुछ खौफनाक शैतानी मुखौटा पहने लोग उसके घर में घुस चुके हैं। सकाता उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब वो लोग उसके परिवार को बीच में घसीट लेते हैं तो सकाता बिल्कुल बेबस हो जाता है। उन नकाब पोशों का लीडर, जिसे सब मास्टर कहकर बुलाते हैं, जिसने सींगों वाला शैतानी मुखौटा पहन रखा था, वो सकाता के सामने आता है। वो सकाता का पहले तो शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस शहर के सारे याकुजा गैंग्स का खात्मा कर दिया, यानी उनके दुश्मनों को खत्म कर सकाता ने उनका रास्ता साफ कर दिया है, जिससे सिंजो शहर अब एक सुरक्षित और शांत जगह बन चुका है। लेकिन मास्टर कहता है कि अभी भी एक आखिरी खतरा बाकी है और वो खतरा खुद सकाता है। इसलिए वो लोग यहाँ सिंजो शहर में पूरी तरह शांति कायम करने के लिए सकाता को रास्ते से हटाने आए हैं और आगे क्या होता है खुद ही देख लो।
हाँ, वो लोग बेरहमी से साकाता की बेकसूर पत्नी और बच्ची की जान ले लेते हैं, जिनका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और वो कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहते थे। अब साकाता की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है। उसका अपना कोई नहीं बचा। वो तड़पते हुए कसम खाता है कि वो एक दिन वापस आएगा और चुन चुनकर उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देगा। लेकिन इस वक्त साकाता पूरी तरह लाचार था और तभी वो लोग सीधे उसके सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद 12 साल बाद कहानी एक हैरान कर देने वाला मोड़ लेता है। साकाता को गोली लगने के बावजूद वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस रात जो गोली उसे लगी थी उससे उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन गोली दिमाग की नसों को छू कर निकली थी, जिसकी वजह से साकाता हमेशा के लिए पैरालाइज्ड यानी जिंदा लाश बन चुका है। दरअसल उस रात नकाबपोश लोगों के जाने के बाद फुजीता ही था जो सही वक्त पर वहां पहुंच गया था और साकाता को तुरंत हॉस्पिटल ले गया। यहाँ तक कि 12 साल बीत जाने के बाद भी बिना किसी फायदे के फुजीता आज भी साकाता का साथ दे रहा है। उसने साकाता के रहने के लिए एक साधारण सा घर खरीदा है और उसकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर भी रखा है जो रोज उसकी मदद करता है। अब कहानी मुड़ती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहाँ सिंजो शहर के मेयर सुनोहारा दिखाई देते हैं। और अब सिंजो शहर वो शहर नहीं रहा जहाँ गैंगस्टर गुंडे मवाली राज करते थे। सुनोहारा के राज में सिंजो शहर को एक सुरक्षित और बेहतर शहर बने हुए 12 साल हो चुके हैं। अब वो शहर में एक आलीशान टूरिस्ट रिजॉर्ट बनवा रहे हैं, जिसमें सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, कसिनो, मसाज पार्लर, मॉल, गेमिंग जोन और यहाँ तक कि छोटी से बड़ी हर एक तरह की सुविधाएं होंगी। मेयर का दावा है कि ये सब शहर की इकोनॉमी को बढ़ाने और जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। इसी बीच सवाल जवाब के दौरान एक निडर पत्रकार मेयर सुनोहारा के कार्यकाल में गायब हुए लोगों की बड़ी संख्या पर सवाल उठा देते हैं। ये सुनकर मेयर पल भर के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत बात संभालते हुए गुस्से में पलटकर पूछते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? माहौल बिगड़ता देख मॉडरेटर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं रोक देता है, लेकिन वो निडर पत्रकार रुकते नहीं। वो सुनोहारा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लग जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक बड़ी जानकारी भी मिल जाती है। और ये सब जानकारी उसे वही याकुजा गैंग का आदमी दे रहा था जिसपे बॉस ने हमला किया था, जिसके बदले में वो पत्रकार उसे मोटी रकम देते हैं। कुल मिलाकर बात ये थी कि मेयर सुनोहारा उतने शरीफ नहीं थे जितना जनता उन्हें समझती थी। उनके इस चमक धमक के पीछे कई खौफनाक राज छिपे थे जिन्हें आम लोग नहीं जानते थे। इसलिए वो पत्रकार अब इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए बेताब हैं। लेकिन तभी एक लाल शैतानी मुखौटा पहने हुए शख्स उनके गाड़ी के पास आता है और उन्हें गेट खोलने के लिए कहता है। उस पत्रकार का खेल खत्म होने के बाद याकुजा गैंग का वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक और शख्स आता है जिसने एक बूढ़े आदमी का मुखौटा पहन रखा है। वो उस याकुजा गैंग के आदमी को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर करता है और सीधे उसके मुंह में पिस्तौल डाल देता है। और इसी के साथ मेयर की काली करतूतों को जनता के सामने लाने वाले दोनों इंसान को वो शैतानी मुखौटा वाले शख्स मिटा देते हैं। अब कहानी वापस साकाता पर आती है। उसका केयर टेकर उसे व्हील चेयर पर रात को ताजी हवा के लिए बाहर ले गया था, लेकिन तभी अचानक एक आदमी पीछे से साकाता पर चाकू से हमला कर देता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये वही याकुजा बॉस का खास बॉडीगार्ड है जिसका हाथ शुरुआत में साकाता ने अपनी तलवार से काट दिया था। लेकिन जब उस बॉडीगार्ड को ये एहसास होता है कि साकाता पूरी तरह अपाहिज हो चुका है और उसे पुरानी बातें भी याद नहीं है, तो वो अपना बदला लेने का इरादा छोड़ देता है और साकाता को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है। इस हमले के बाद साकाता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए अकीरा ने बाहर 2 पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया है ताकि दोबारा कोई हमला ना हो। तभी सिंजो शहर का एक बेहद मशहूर पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है। वो उन दोनों पुलिस वालों को बाहर जाकर कॉफी पीने के लिए कुछ पैसे देता है ताकि उसे अंदर जाने का रास्ता मिल सके और वो साकाता को बिल्कुल नजदीक से देख सके। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अंदर चला आता है और यहाँ पर आपको ये जानकर तगड़ा झटका लगेगा कि ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि 12 साल पहले साकाता के घर पर हमला करने वाले नकाबपोशों में से ही एक था। ये वही शख्स है जिसने बूढ़े आदमी का मास्क पहनकर उस याकुजा के आदमी को मौत के घाट उतारा था। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्ची के कातिल को देखकर साकाता के अंदर जैसे कोई बिजली दौड़ जाती है। उसकी आंखें और उंगलियां अचानक हरकत करने लगती हैं। तभी बाहर गए दोनों पुलिस वाले शोर सुनकर वापस अंदर आते हैं और अपने सीनियर ऑफिसर को मास्क पहने देख हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों साकाता को वापस बेड पर लिटा रहे होते हैं, तभी वो सीनियर ऑफिसर अचानक उनमें से एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीन लेता है।
हाँ, उन दोनों में से एक पुलिस वाला उनकी ही गैंग का हिस्सा था और जिसे अभी गोली दागी गई थी वो एक ईमानदार अफसर था जो उनके लिए खतरा बन सकता था। तभी बाहर से एक डॉक्टर ये सब देख लेता है, उसे भी घसीट कर वो अंदर लाते हैं। और दोस्तों, आगे उस बेचारे डॉक्टर का क्या हुआ होगा आप जान चुके होंगे, लेकिन रुको, असली खेल तो अभी बाकी है। इन सब के दौरान साकाता अचानक उठ खड़ा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। इस वक्त तक साकाता की आधी ताकत लगभग वापस आ चुकी थी और जरा देखिए साकाता अपनी इस आधी ताकत के साथ भी क्या गदर मचाता है। आखिरकार साकाता अपनी आधी ताकत के साथ भी उस बूढ़े शैतानी मुखौटा वाले शख्स का खेल खत्म कर देता है। अपने परिवार के एक कातिल का काम तमाम करने के बाद लड़खड़ाते कदमों से साकाता बाहर की तरफ बढ़ता है और ठीक उसी वक्त फुजीता अपनी गाड़ी लेकर उसे वहां से निकालने पहुंच जाता है। वहीं ये खबर एक ड्रग्स फैक्ट्री मैनेजर यानी एक सींग वाला शैतानी मुखौटा पहना शख्स को मिल जाता है जो अपने दूसरे साथी सिगाला, जिसका काम चेकिंग और उसकी देखरेख करना है, जिसने भेड़िया का मुखौटा पहन रखा है, उसे बताता है कि उसे अभी अभी खबर मिली है कि साकाता जिंदा है जिसने उनके एक साथी को मार दिया और अब वो अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी वक्त इस फैक्ट्री पर धावा बोल सकता है। लेकिन सिगाला, जो एक नंबर का ठरकी होता है, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि साकाता को तो वो अकेले देख लेगा। वहीं मास्टर को ये खबर मिलने के बाद वो अपने एक खास मोहरे को फोन लगाता है और यहाँ कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक सच आगे आता है और पता चलता है कि वो मोहरा कोई और नहीं बल्कि साकाता का पक्का दोस्त फुजीता था। हाँ दोस्तों, 12 साल पहले साकाता के परिवार के कत्लेआम में फुजीता भी शामिल था। उसने पैसों के लिए मास्टर को साकाता की असली पहचान और उसके घर का पता दिया था और पिछले 12 सालों से जो मदद वो साकाता की कर रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि साकाता की पत्नी और बच्ची की मौत का पछतावा था। और अब साकाता पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब उसका मकसद केवल उन शैतानी मुखौटे वाले शख्स को चुन चुन कर मारना है। कहानी में आगे फुजीता और उसका केयर टेकर साकाता की बॉडी को मास्टर के कहे मुताबिक उसी ड्रग्स फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर जब फैक्ट्री मैनेजर साकाता की लाश को चेक करके कंफर्म कर लेता है, जिसके बाद वो लोग साकाता की बॉडी को कचरे के साथ ठिकाना लगाने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, साकाता असल में जिंदा था और फैक्ट्री मैनेजर से अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। दरअसल ये सब फुजीता की ही प्लानिंग का हिस्सा था, जिसने आखिरी वक्त पर अपने पुराने दोस्त साकाता का साथ देने का फैसला किया। लेकिन तभी फैक्ट्री मैनेजर की नजर सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ जाती है और उसे सब समझ आ जाता है। वो तुरंत मेन गेट के गार्ड्स को फोन करके फुजीता और उस केयर टेकर का काम तमाम करने का हुक्म देता है। फुजीता की जान बची होगी या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस वक्त हमारा पूरा फोकस साकाता पर है। साकाता बिना कोई बकवास या फालतू की बातें किए फैक्ट्री के गार्ड्स पर काल बनकर टूट पड़ता है और फिर शुरू होता है साकाता का वो खूंखार और ताबड़तोड़ एक्शन जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सारे गार्ड्स का सफाया करने के बाद साकाता सीधे फैक्ट्री मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो मैनेजर पहले ही फोन हाथ में लिए बाहर आ चुका था। जिसके बाद वो एक रिमोट बटन दबाता है और पूरी फैक्ट्री में एक जबरदस्त धमाका होता है। मैनेजर को लगता है कि साकाता उस धमाके में मारा गया और वो तुरंत मास्टर को फोन करके इसकी खुशखबरी देता है। पर तभी आग की लपटों और धुएं को चीरते हुए साकाता बाहर आता है। उसने अपने शरीर पर एक मोटा गीला कपड़ा लपेट रखा था जिसकी वजह से वो बच गया। इसी बीच फुजीता अचानक गाड़ी लेकर आता है और फैक्ट्री मैनेजर को जोरदार टक्कर मार देता है जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। वहीं फुजीता, जो पहले ही बुरी तरह घायल था, आखिरकार साकाता के परिवार की मौत में अपना हाथ होने का सच उगल देता है। हाँ, उसकी बात पूरी होने से पहले ही साकाता बिना कोई रहम दिखाए सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद एक पुराने जहाज के अंदर साकाता उस घायल मैनेजर से बाकी साथियों के नाम उगलवा रहा होता है कि तभी मैनेजर का फोन बज उठता है। फोन मास्टर का था। जब साकाता मास्टर को धमकी देता है कि वो उसके परिवार की मौत में शामिल हर एक इंसान को चुन चुन कर मारेगा, तब मास्टर पलटकर एक ऐसा होश उड़ाने वाला खुलासा करता है जिसे सुनकर साकाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मास्टर बताता है कि साकाता की सगी बेटी उस रात मरी नहीं थी बल्कि वो जिंदा है और पिछले 12 सालों से वही सिगाला उसका नकली बाप बनकर बड़े प्यार से उसकी परवरिश कर रहा है। सगी बेटी के जिंदा होने की बात तो बस शुरुआत थी दोस्तों, असली झटका तो आपको अब लगने वाला है जब आपको पता चलेगा कि उस खूंखार मास्टर का असली चेहरा और कोई नहीं बल्कि शहर के वही मेयर सुनोहारा हैं जो जनता के सामने अपनी अच्छी छवि का ढोंग रचते हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक बेहद खौफनाक राज छिपाए बैठे हैं। खैर, फैक्ट्री मैनेजर का काम तमाम करने के बाद अब स्क्रीन पर एंट्री होती है रियो की, जो साकाता की सगी बेटी है। 12 साल पहले जो बच्ची बहुत छोटी थी वो अब बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। वो सिगाला, जो उसका नकली बाप बना बैठा है, वो ऊपर से तो उस पर बहुत प्यार और फिक्र जताता है, लेकिन असल में उसके इरादे बेहद घिनौने
हैं। वो बस रियो के और बड़े होने का इंतजार कर रहा है। वहीं रियो को तीरंदाजी का बहुत शौक है और वो इसमें कई मेडल भी जीत चुकी है। दूसरी तरफ साकाता सीधे अपने एक पुराने खबरी के पास पहुंचता है ताकि सिगाला का पता ठिकाना मालूम कर सके। पता मिलने के बाद बिना एक पल गंवाए साकाता सीधे सिगाला के ठिकाने पर धावा बोल देता है। वहाँ उसे अपनी प्यारी बेटी के बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ सिगाला आ धमकता है। गुस्से से आग बबूला साकाता बिना कोई बकवास किए सीधे उस पर झपट पड़ता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी अचानक वहाँ रियो आ जाती है जिसके हाथ में कमान है और तीर सीधे साकाता पर तना हुआ है, जो अपने उस नकली बाप सिगाला को बचाने के लिए साकाता पर तीर चलाने को तैयार थी। साकाता बस बेबस होकर अपनी बेटी की आंखों में बड़ी उम्मीद से देखता रह जाता है, लेकिन रियो बिना हिचकिचाए तीर छोड़ देती है। तीर सीधे साकाता के कंधे पर जाकर लगता है। साकाता दर्द से कराहते हुए वहाँ से किसी तरह निकलता है। तभी वहाँ मास्टर का एक और साथी लाल शैतानी मुखौटा वाला पहुँच जाता है, जो रियो को अगवा कर लेता है ताकि उसे साकाता के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसी बीच मास्टर सीधे साकाता को फोन करता है और उसे अपने नए आलीशान रिजॉर्ट पर आने को कहता है ताकि इस पूरे खेल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अब कंधे में तीर धंसे होने के बावजूद साकाता किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने के बजाय सीधे अपने उस पुराने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचता है जहां वो अपने मिशन के दिनों में रहा करता था। वहां हथियारों और खंजरों का पूरा खदान मौजूद था, लेकिन साकाता अपनी उसी पुरानी पसंदीदा अनोखी तलवार और अपनी पहचान बन चुके लेदर जैकेट को चुनता है, जिसके बाद वो रिजॉर्ट की ओर निकल जाता है। रिजॉर्ट पर पहुंचकर साकाता एक खाली गाड़ी को रिजॉर्ट के गेट से टकरा देता है, जिससे बाहर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। साकाता खुद दूसरे रास्ते से अंदर घुसता है और फिर जो उसके सामने आता है उसे अंधाधुंध मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। असली जंग तो तब शुरू होती है जब साकाता ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ता है, जहां दर्जनों की तादाद में गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। सीढ़ियों पर लाशों का ढेर लगाने के बाद साकाता जैसे ही एक बड़े हॉल की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक उसके सामने वही सिगाला आ खड़ा होता है जिसे मास्टर ने साकाता को रोकने के लिए भेजा था। लेकिन ये लड़ाई बहुत छोटी चलती है क्योंकि सिगाला सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और जबान चलाना जानता था। जब बात असली फाइट की आई तो उसकी औकात सामने आ गई। सिगाला का काम तमाम करने के बाद बुरी तरह थक चुका साकाता लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, जो उसे सीधे रिजॉर्ट की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने वाली थी। ऊपर आकर साकाता सीधे उस कमरे में पहुंचता है जहां रियो को रखा गया था, लेकिन अफसोस साकाता यहां दुश्मनों के जाल में फंस जाता है। अब वो उसी लाचार हालत में बंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे 12 साल पहले उसका परिवार बंधा था। रियो की गर्दन पर तलवार रखकर मास्टर यानी सिंजो शहर के मेयर साहब साकाता को अपनी असली नीयत बताते हैं। मास्टर का कहना था कि उसका मकसद तो अच्छा ही था। वो सिंजो शहर को एक आदर्श शहर बनाना चाहता था जो गुंडों से मुक्त हो, जहां नकली शराब माफिया न हो, जहां सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल न हो और बाकी तमाम अवैध काम बंद हो सके। लेकिन मास्टर का तरीका बेहद खौफनाक और बेरहम था। जैसे भ्रष्टाचारी अफसरों को वो सीधे गायब करवा देता था, विकास के काम में रोड़ा अटकाने वाले बिजनेसमैनों को जान से मार देता था और ड्रग्स के धंधे से मिलने वाले पैसों को शहर के विकास में लगाता था। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे कुचल देता था। जैसा कि कहानी की शुरुआत में बताया गया था कि हर 50 साल में सिंजो शहर में एक शैतान आता है जो कत्लेआम मचाता है। मास्टर का मानना था कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि साकाता ही है, जिसे लोग लेजेंडरी किलर कहते हैं। इसलिए मास्टर न सिर्फ शहर को सुधारना चाहता था बल्कि वो इतिहास का पहला ऐसा इंसान बनना चाहता था जो इस शैतान को रोक सके। अपनी लंबी चौड़ी बकवास खत्म करने के बाद मास्टर तलवार उठाता है और रियो की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां साकाता का वो खबरी याद धमकता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। 12 साल पुराना मंजर एक बार फिर दोहराया जाता है जब साकाता चिल्लाकर अपनी बेटी को भागने के लिए कहता है और वो खबरी रियो को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। और अब साकाता पूरी तरह आजाद था अपना बदला पूरा करने के लिए। लेकिन इस बार उसका सामना सीधे लाल शैतानी मुखौटा वाले से होता है, जिसकी ताकत बाकी मामूली गुंडों जैसी नहीं थी। साकाता उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और जब साकाता बिल्कुल बेबस होकर हार मानने वाला होता है, तभी उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा आ जाता है और पिछले 12 सालों का दबा हुआ गुस्सा और नफरत साकाता के अंदर एक सैलाब बनकर फूट पड़ती है। साकाता उठ खड़ा होता है और फिर वो उस लाल शैतानी मुखौटा वाले की हालत खराब कर देता है और जब वो मरने की कगार पर होता है तभी वो अपना मुखौटा हटाता है और यहाँ एक और तगड़ा झटका लगता है। वो असल में मास्टर का जुड़वा भाई था जिसके चेहरे पर जलने का एक भयानक निशान था। अपने भाई की मौत पर आंसू बहाने के बजाय असली मास्टर तुरंत अपना पसंदीदा सफेद शैतानी मुखौटा पहन लेता है और फिर जो होता है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी।
मास्टर अपनी तलवार के एक ही वार से साकाता का बायां हाथ धड़ से अलग कर देता है। लहूलुहान हालत में और शरीर से इतना खून बह जाने के बाद भी साकाता अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और मास्टर पर टूट पड़ता है, जब तक कि जैसे ही साकाता मास्टर को मार गिराता है तभी रियो, जिसे सब कुछ याद आ चुका था, वो अपने प्यारे पापा को लेने वापस आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। वो सिगाला अभी भी जिंदा था और वो साकाता पर पीछे से गोली चला देता है। साकाता जमीन पर गिर जाता है। सिगाला अभी भी रियो के सामने उसका हमदर्द बाप बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन साकाता अपनी आखिरी ताकत समेटकर पीछे से सिगाला पर वार करता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो रियो को बिल्कुल वैसे ही गले लगाता है जैसे उसके बचपन में लगाया करता था। हाँ, रियो की गोद में साकाता अपनी आखिरी सांस लेता है। तभी पुलिस और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है। स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त मास्टर के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इस घटना के 1 साल बाद सिंजो शहर में फिर से चुनाव होते हैं और मास्टर दोबारा भारी बहुमत से मेयर चुन लिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो असली मास्टर नहीं था, बल्कि वो उसका वही जुड़वा भाई था जिसके चेहरे पर जलने का निशान था और वो अपने मरे हुए भाई के मिशन को आगे बढ़ाने की कसम ले चुका था। मास्टर की तरह वो भी जब एक मंदिर में पूजा की रस्म निभाने पहुंचता है तो उसे अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं था। वहां अचानक रियो की एंट्री होती है, जो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने आई थी। और इसी के साथ इस नए मास्टर शैतानी मुखौटे के रूप में रियो उस ढोंगी का काम तमाम कर देती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और फिल्म लिपि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।